नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं दक्षिण कोलकाता के कालीघाट इलाके में। कालीघाट दो चीज़ों के लिए मशहूर है। एक तो पीछे जो ये गली देख रहे हैं, इसी गली में ममता बनर्जी का घर है और ये इस तरफ काली मंदिर है और ये काली मंदिर की तरफ जाने के लिए विशाल गेट है। और ममता बनर्जी इस गली में यहाँ से करीब 100 मीटर आगे उस घर में रहती हैं जो खपड़े का 2 कमरे का घर है और दशकों से उसी घर में रह रही हैं। मुख्यमंत्री 2 बार बनी, केंद्र में मंत्री रहीं, कई बार सांसद रहीं, लेकिन हर बार तमाम तरह के कयास लगाए गए कि क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं और शिफ्ट होंगी, लेकिन ममता बनर्जी वहीं रहीं, आज भी वहीं है। तो ये इलाका दक्षिण कोलकाता का है और इस बार ममता बनर्जी के पूरे राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी लड़ाई इस बार इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है कि कैसे ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल किया जाए। तो जरा इस इलाके के बारे में भी बात करेंगे और हमारे साथ जरा आइए सामने, हमारे साथ कोलकाता में 20 साल से 25 साल से पत्रकारिता कर रहे प्रभाकर मणि तिवारी जी हैं, जनसत्ता में लंबे समय तक रहे। इनके जरिए भी आपको समझाने और बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इधर बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, मैं कहूँगा अपने सहयोगी अब है वो दिखाएं। इस होर्डिंग पे जो लिखा है वो मैं इनसे मैं चाहता हूँ कि ये समझाएं, क्योंकि बांग्ला में है, शायद मैं ना समझ पाऊँ, कोई बताए तो भी बांग्ला में ना समझ पाऊँ, इसलिए हिंदी अनुवाद भी ये करेंगे। पहले तो ये बताइए वो क्या लिखा हुआ है। साथ में नीचे मैं सिर्फ इतना पहचान सकता हूँ कि ममता बनर्जी के कदम हैं, हवाई चप्पल है जो उनकी पहचान है, साड़ी है जो उनकी पहचान है। लिखा हुआ क्या है इसमें? ऊपर लिखा हुआ है, लड़ाई तुम्हें करते थाको যতটা তোমার সাধ্য, चेष्टा जेखाने विराजमान, जय सेखाने बाध्य। माने तुम अपने संसाधन अपनी ताकत के मुताबिक लड़ते चलो और कोशिश करोगी तो जीत आना अवश्यम भावी है। और नीचे वाली लाइन में लिखा है, जो तो इनाड़ो कॉल काठी नवान्ने एबारू हवाई चोटी। ये विपक्ष पे खासकर बीजेपी पर व्यंग है कि तुम जितना भी कल पुर्जे हिला लो घुमा लो, लेकिन नवान्नो यानी राज्य सचिवालय की जो इमारत है उसे नवान्नो कहा जाता है, वहाँ इस बार भी हवाई चप्पल वाली ही यानी ममता बनर्जी ही आएंगी। तो ये जो पोस्टर है, बैनर कहें, उसमें जो आखिरी लाइन है, जैसा इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बार भी हवाई चप्पल वाली ही आएगी। और कुछ पोस्टर उस बैनर वैसे भी लगे हैं जिसमें ममता बनर्जी व्हील चेयर पर हैं, जख्मी हैं, कल रोड शो भी हुआ। और ये घर है जैसा कि मैंने बताया, और इस गली में, इस गली को कहते हैं हरीश चटर्जी स्ट्रीट। मैं अभी गया था, यहाँ से 100 मीटर आगे जो ममता बनर्जी का घर है, 2 कमरे का पुराना सा, और उस घर को देखकर कभी सोच नहीं सकते कि देश का कोई सत्ताधारी दल का मुखिया, किसी सूबे की मुख्यमंत्री उस छोटे से 2 कमरे के घर में रहता हो। यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों में जब महल देखेंगे नेताओं के और आलीशान बंगलों देखेंगे जब मुख्यमंत्रियों के, तो आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे भी कोई मुख्यमंत्री रह सकता है। उस गली में मैं अभी गया, यहाँ पुलिस वाले होते हैं। उस गली में यहाँ से लेकर ममता बनर्जी का घर जो है 100 मीटर तक दर्जनों CCTV कैमरे लगे हैं। कैमरे के साथ कोई जा नहीं सकता, अगर कोई जाना चाहे तो उससे थोड़ी पूछताछ होती है अगर अपरिचित हैं, लेकिन इस गली में जो लोग रहते हैं उनसे वो पुलिस वाले या सुरक्षा के जो लोग हैं वो सब एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन नया आदमी कोई आता है तो उससे ज़रूर पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मैं भी अभी गया तो मुझसे पूछा गया, मैंने कहा मैं पत्रकार हूँ, दिल्ली से आया हूँ। 2-3 जगह पूछताछ हुई, लेकिन मैं उनके घर तक गया, उनका घर देख कर आया। सिर्फ वो यही तस्दीक करते हैं कि आप कैमरे के साथ ना आए। तो इस गली में जहाँ ममता रहती हैं, इस गली में जो उनका घर है 2 कमरे का, उसी घर से इस बार उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की। उस घर को लेकर भी मिथ है क्या? हाँ, उस घर को लेकर काफ़ी मिथ है। माना जाता है कि बृहस्पतिवार को ही ममता उम्मीदवारों की सूची जब यहाँ से जारी की है तो उनके माथे जीत का सेहरा बंधा है, वो चाहे 2011 के विधानसभा चुनाव हो, 2016 का हो। तो इस बार भी उन्होंने 5 मार्च को जारी की जो सूची, बृहस्पतिवार था और उसी दिन यहाँ से सूची जारी हुई। और साथ में एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूँ, यहाँ आदि गंगा है, पुरानी नदी जो अब नाले की शक्ल में है, उसी के ठीक किनारे ममता बनर्जी का घर है। और प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी इसी घर में आ चुके हैं। जब ममता उनके मंत्रिमंडल में थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने ममता बनर्जी की मां के पांव छुए थे और तमाम एसपीजी और सुरक्षा इंतजाम के साथ यहाँ आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत बार देखा, और एक ये भी बताऊं,
95 में, आज से 25 साल पहले मैं उस घर में गया हूँ टेलीविज़न के एक शो की शूटिंग के लिए। 2 कमरे का घर जिसमें उनकी पेंटिंग्स भी रखी थी, पेंटिंग में उनकी दिलचस्पी है और आज भी वहीं रहती हैं। अब उतनी आसानी से कोई नहीं जा सकता जितनी आसानी से तब जाते थे, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा होता है। लेकिन एक जो ये बात आपने कही, जो ये इस बार चर्चा में बात आई कि इस बार लोकसभा का चुनाव ममता बनर्जी ने चूंकि अपने टीएमसी मुख्यालय से किया, इस बार लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से टीएमसी को झटका लगा, 18 सीटें बीजेपी जीती, तो कहीं कोई ऐसा अंधविश्वास या कोई ऐसा इसकी वजह लगा कि नहीं घर से ही लिस्ट जारी करते हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। हाँ, इसकी तो चर्चा है कि बृहस्पतिवार को और एक खास कमरे जहाँ से सूची जारी होती है उसको ममता शुभ मानती हैं अपने लिए, जैसे हम लोग भी मानते हैं कि इस दिशा में इस दिन नहीं जाना चाहिए, ये काम इस दिन नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही कुछ न कुछ एक मानस में कहीं ना कहीं तो एक है कि ये मेरे लिए लकी साबित हुआ है, ये दिन, ये कमरा। तो इसी लिहाज से इस बार जो सबसे बड़ी चुनौती कहा जाए तो राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। सबसे वैसे भी वो जुझारू रही हैं, लेकिन इससे बड़ी चुनौती बीते 10 साल में खासकर सत्ता में आने के बाद उनको नहीं मिली थी। और तो इस बार उन्होंने अपने एक पुराने ही ट्रिक को या विश्वास को, मन के भरोसे को आजमाया है। अब देखा जाए इसका क्या नतीजा, क्या हर बार की तरह लकी चीज प्रभाकर जी, ममता बनर्जी के कार्यकाल में हालांकि आरोप करप्शन के लगे, कुछ उनके सहयोगियों पर, कुछ करीबियों पर, कुछ मंत्रियों पर, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात हुई। लेकिन ममता बनर्जी के रहन सहन की बात करें, हमने वो दौर भी देखा जब ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री थीं और दिल्ली में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहती थी, सांसद वाले फ्लैट में, 3 बेडरूम के फ्लैट में। और उस समय मुझे वो भी याद है, 90 के दशक में एक जेन थी उनके पास, अगर मुझे रंग याद है, ग्रे कलर की जेन थी, उस पर ममता बनर्जी चलती थी, हवाई चप्पल में, वैसे ही चलना। तो बंगाल में के नेताओं में सादगी का वैसे इतिहास है। इंद्रजीत गुप्त को हमने देखा था, जब इंद्रजीत गुप्त संयुक्त मोर्चे की सरकार में गृह मंत्री थे, तब इंद्रजीत गुप्त वेस्टर्न कोर्ट के फ्लैट में रहते थे, 2 कमरे या 3 कमरे का फ्लैट था। गृह मंत्री होने के बाद भी, जब गृह मंत्री का बहुत सुरक्षा घेरा होता है, तब भी वहां से उन्होंने शिफ्ट नहीं किया। यहाँ भी बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो ममता बनर्जी के पहले मुख्यमंत्री हुए 2 बार, वो भी छोटे से फ्लैट में रहे। तो ये एक सादगी का आवरण बंगाल के नेताओं में होता है। ममता बनर्जी भी उस प्रतीक को लेकर चलती है, इसका फर्क पड़ता है क्या? हाँ, जैसे अभी भी हवाई चप्पल वाला प्रतीक है। हाँ, काफ़ी फर्क पड़ता है। इससे लोगों में एक कनेक्शन बहुत मजबूत होता है उनका कि ये हमारे बीच की नेता हैं और हमारे तरह रहती हैं। जो गांव में भी चली जाए जहां लोग हवाई चप्पल पहनते हैं, उनको भी लगेगा अरे ये तो मेरी जैसी हैं, मेरे अपनों के बीच है, कोई ताम झाम नहीं मांगे, कपड़े नहीं मांगे, जूते नहीं। तो ये सब चीज़ें ममता की खासियत है। और जहाँ तक मुझे याद है, देश में अगर किसी दूसरे मुख्यमंत्री की सादगी की तुलना करनी हो ममता से, तो त्रिपुरा में जो थे सीपीएम के मानिक सरकार, जो खुद अपनी साइकिल से सब्जी लेने, बीजेपी के वहाँ मनोहर पर्रिकर भी थे जब तक मुख्यमंत्री थे, स्कूटी में घूमते हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा चूंकि मानिक सरकार लंबे समय तक रहे, ममता भी लंबे समय से यहाँ है, तो दोनों की तुलना बनती है। तो ममता का अब भी एक है कि उनके नेताओं पर, पार्टी पर जितने भी आरोप लगे हों भ्रष्टाचार के और तमाम कट मनी लेने के, लेकिन ममता की सूती साड़ी, सफ़ेद साड़ी बेदाग है, उस पे उसके दामन पर एक भी छींटे अब तक नहीं लगे हैं। इसलिए विपक्ष को ऐसा उनके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिला, इसलिए उनके भतीजे को। दूसरी बात ये भी है कि जिन लोगों पर आरोप थे, चाहे मुकुल रॉय पर, वो जिन पर आरोप थे वो तो फिर बीजेपी में शामिल हो गए। तो इसलिए कहा जाता है कि आप पर 10 आरोप हों, घपले के, घोटाले के, करप्शन के, लेकिन आप अगर बीजेपी में शामिल हो गए तो गंगा जल की तरह पवित्र हो गए, वॉशिंग मशीन से निकलिए धुल के, और उसके बाद आपको क्लीन चिट मिल जाता है। चाहे आपको एजेंसियां आपका कितना भी पीछा कर रही हों, लेकिन जैसे भी आप बीजेपी में आते हैं तो आपको उन तमाम मुश्किलों से मुक्ति मिलती है। हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी जो अभी शामिल हुए हैं, जिनको लेके काफ़ी कुछ चल रहा है, तो उनका भी नाम नारदा स्टिंग ऑपरेशन में था। उनकी वीडियो हाल तक थी बीजेपी की वेबसाइट पर बंगाल की, लेकिन जिस दिन वो शामिल हुए पार्टी में अमित शाह की रैली में, उसी दिन शाम को वो हटा लिया गया वीडियो वेबसाइट से। तो ये अपने आप में पिता शिशिर अधिकारी को लेकर भी बहुत आरोप लगे। हाँ, कई तरह के आरोप हैं। अब अधिकारी भी हो सकता है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उनकी रैली में मंच पे तो रहेंगे ही, क्योंकि वो पहले भी बार बार कहते रहे तमाम चैनलों पर और पत्रकारों से कि बेटे जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो जाहिर है जब 2 बेटे बीजेपी में हैं तो वो क्या कहेंगे, वही कहेंगे जो वो। ये दोस्तों मकसद यहाँ सिर्फ ये था वो बताना, हालांकि काश ऐसा
अंदर जाने की अनुमति होती है कैमरे के साथ, लेकिन चूंकि वहाँ नहीं जा सकते इसलिए सिर्फ दिखाना, क्योंकि आप समझिए कि ऐसी सादगी भी मुख्यमंत्री की होती है। और ये आप समझिए कि यूपी के मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें, चाहे मायावती की बात करें, चाहे मुलायम सिंह की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, कई एकड़ में बंगले होते हैं, वो भी उन्हें कम पड़ते हैं। 2-3 बंगलों को मिलाकर एक बंगला बना दिया जाता है। बिहार में भी वही है, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी उन्हें बड़े बड़े बंगले चाहिए, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो। दूसरे राज्यों का भी यही हाल है। लेकिन बंगाल में इस गली में 2 कमरे के खपड़ेल के घर में आज भी ममता बनर्जी रहती हैं। हालांकि उसके बारे में भी जो बीच में बातें कई बार आती है कि वो भी उनका घर नहीं है, वो कहती है मेरा नहीं है, मेरे परिवार का है। परिवार का है, भाई का है, उनके घर, उनके अपने नाम पर तो कुछ नहीं है। और ऐसी नेता बंगाल की राजनीति में तो मुश्किल है। हालांकि पहले भी रहे हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य भी सादगी रहे हैं, सुरक्षा का तामझाम था। ममता तो शुरू में सुरक्षा लेने को भी तैयार नहीं थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के दबाव में उनको कई बार सुरक्षा लेनी पड़ी है। और जो बाहर आपने देखा उनके घर के बाहर गेट और मेटल डिटेक्टर, ये सब भी पहले नहीं था पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन बाद में सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के बाद उनको मजबूरी में, और कई बार उनसे कहा गया मकान चेंज कर लें, कहीं सॉल्ट लेक की ओर चले जाएं, बड़े इलाके में चले जाएं, लेकिन ममता ने बहुत सख्ती से इनकार कर दिया कि मुझे कोई मकान नहीं बदलना है, मैं जैसी थी वैसी हूँ, वैसी ही रहूँगी और यहीं रहूँगी। अब एक बात और बताइए कि प्रभाकर जी, चूँकि आप बंगाल में 25 सालों से हैं, सब कुछ को देख और समझ रहे हैं। अब ये इलाका जो दक्षिण कोलकाता लोकसभा क्षेत्र का इलाका है और ये विधानसभा रास बिहारी विधानसभा क्षेत्र है। अब इस इलाके में क्या लगता है चुनाव में होगा? भले ममता बनर्जी यहाँ रहती हों, लेकिन बीजेपी उनकी घेराबंदी कर रही है। रास बिहारी इलाके का मैंने देखा विधानसभा में कि बीजेपी यहाँ लगातार कोशिशें बीते 3 चुनावों से कर रही है और 2016 में बीजेपी को लगभग 23,000 वोट मिले। ये अलग बात है कि 2001, 6, 11 और 16 लगातार टीएमसी यहाँ जीतती रही है, लेकिन 2011 में भी बीजेपी को भले 5400 वोट मिले, कांग्रेस को 46,000 मिले, लेकिन बीजेपी इस इलाके में कहीं न कहीं ममता को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये तो जाहिर है, क्योंकि जेपी नड्डा हों चाहे अमित शाह हों, लगातार भवानीपुर में रोड शो करते रहे हैं, कालीघाट मंदिर में दर्शन करने आते रहे हैं। तो कहीं कोशिश है कि भवानीपुर और कालीघाट में ममता के गढ़ में थोड़ी बहुत भी हो सेंध लगाई जाए। इसका भले सीटें न जीत पाएँ, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक असर होगा इसका ओवरऑल जो बंगाल की राजनीति है उसमें। तो आप पाएंगे कि पिछले दिनों जितने भी नेता आए, कैलाश विजयवर्गीय हों या बाकी लोग हों, कालीघाट आते रहे हैं जो सामने ही है, भवानीपुर में रोड शो करते रहे हैं, कई चीज़ें होती रही हैं लगातार। तो इससे एक लगता है कि बीजेपी की क्या रणनीति है कि ममता के घर में सेंध लगाई जाए ताकि ममता में तिलमिलाहट पैदा हो, कोई गलती करें जिसे मुद्दा बनाया जा सके। ये तमाम चीज़ें होती रही हैं, लेकिन अब तक तो कोई खास मुझे नहीं लगता कि उसकी रणनीति कामयाब रही है। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। अब दोस्तों सवाल यही है कि बीजेपी ने जिस ढंग से अपने सांसदों को, यहाँ तक कि केंद्र में जो मंत्री हैं उन्हें भी चुनाव के मैदान में विधानसभा में उतारा है। 4 सांसद, अभी उनके 4 सांसदों के नाम आ चुके हैं, अभी लिस्ट आनी बाकी है। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकता है आने वाले दिनों में दिखें। और बाबुल सुप्रियो तो हैं ही, आसनसोल से सांसद और मंत्री, और यहाँ टॉलीगंज इलाके से विधानसभा के उम्मीदवार हो गए। अब ऐसी ताकत अगर बीजेपी झोंक रही है, अमित शाह और मोदी बीते 4-5 सालों से उनकी टीम जिस ढंग से बंगाल में काम कर रही है, दरअसल 2015 से 2016 में बहुत कम कामयाबी मिली, सिर्फ 3 सीटें, लेकिन लोकसभा में ज़बरदस्त कामयाबी भी मिली, 40% वोट भी मिला। लेकिन अब उसके बाद क्या होने वाला है? और ये कालीघाट आप तो यही घटना देखते हो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम उत्तम। तो कहाँ के रहने वाले हो? कालीघाट। हाँ ठीक है, कालीघाट के। और ये सामने ममता बनर्जी का घर है और इस बार बहुत ज़बरदस्त चुनाव हो रहा है। मोदी जी ने पूरी ताकत झोंकी है, ममता दीदी भी व्हील चेयर पर प्रचार कर रही हैं। तो क्या लगता है क्या होगा? हाँ बोलो। उत्तम जी बोलो। अच्छा लगता है। तो क्या होगा, दीदी या मोदी? और वो सब बोला जाएगा। बच रहे हो क्यों उत्तम जी? बोलो वो दीदी जीतेगा, वो दीदी रहेगा।
क्यों दीदी रहेगा? ऐसे हमारा जो मन में आया बोल दिया। दीदी इसीलिए रहेगा कि दीदी काम अच्छा करते हैं, समझा। मोदी खाली सत्ता हथियाने के लिए, मोदी सत्ता हथियाने के लिए वो हर जगह हर राज्य में इस्तेमाल करता है अपना नाम कमाने के लिए, अडानी अंबानी का पेट भरने के लिए। इसीलिए दीदी रहेगा और दीदी आप आएगा। मुंडी हिला रहे हो, अब बोलो तो क्या आप बोलना चाहते हो, बोलो। क्या बोलूँ, हम एमनी बोल रहा हूँ। जो बोलना चाहते हो बोलो। मोदी और दीदी में किसका माहौल है आपके हिसाब से? हाँ बोलता। अरे शर्मा क्यों रहो? तो ये भी होता है बंगाल में, यूपी बिहार में बहुत आसानी से लोग राय देंगे। यहाँ 10 में से 5-6 आदमी हो सकता है राय देने से बचे और साफ खुलकर बोलने से बचे। आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं है। कैमरा देखते ही कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 बोलना है। तो चलिए दोस्तों, और इधर ये मंदिर का रास्ता है, यहीं बड़े बड़े नेता भी आते हैं तो कालीघाट के इस मंदिर का दर्शन करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं से ख़त्म करते हैं और फिर किसी इलाके में मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। मैं आपको इतना बता दूं कि मैं यहाँ लगातार अब से 30 दिन 40 दिन लगातार अलग अलग इलाकों में घूमूंगा। कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से, कुछ चुनाव की बातें, साथ में कुछ स्थानीय पत्रकार जो पश्चिम बंगाल में कई सालों से 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं उनको भी साथ लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि समझना बंगाल को यूपी और बिहार के मुकाबले थोड़ा मुश्किल है। भाषा भी है, राजनीतिक चेतना भी है, सांस्कृतिक चेतना भी है और एक अलग किस्म का इतिहास भी है, क्रांतिकारी बंगाल का इतिहास। और बंगाल का चुनाव इस बार दिलचस्प होने जा रहा है, इसलिए हर रोज कई तरह के वीडियो के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों, नमस्कार।